हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज। हम कर रहे थे क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसमें हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल रीड अबाउट चैप्टर 3। सो चैप्टर 1 वाज ऑन इक्वालिटी, जिसमें हमने देखा था कि इक्वालिटी क्या होती है एंड इक्वालिटी को उसी में हमने चैप्टर 1 के साथ ही हमने चैप्टर 9 को भी कंप्लीट किया था। दैट वाज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। हमने जाना था कि इक्वालिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है इक्वालिटी को लेकर, जिसमें हमने वेरियस आर्टिकल्स देखे थे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। फिर हमने देखा था कि गवर्नमेंट किस तरह से क्या स्टेप्स ले सकती है जिससे कि इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। साथ ही चैप्टर 9 के अंडर हमने ये जाना था कि अगर इक्वालिटी ना मिले तो लोग किस तरह से अपनी इस राइट को अवेल कर सकते हैं प्रोटेस्ट करके, जिसमें हमने एग्जाम्पल 2 केस स्टडीज को पढ़ा था, जिसमें एक केस स्टडी थी तवा रिवर की, जो कि नर्मदा रिवर के माउथ पर है, जहाँ पे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पर, जहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया फॉर देयर राइट। एंड सेकेंड वाज अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि केरला में थी, जिसमें विच पेनुकोतु ने अपनी एक संस्था सॉर्ट ऑफ बनाकर अपने राइट को अवेल किया था। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, जिसमें पहले हमने जाना कि हेल्थ क्या है, फिर हमने देखा कि हमारे देश में हेल्थ का स्टेटस क्या है, और फिर हमने जाना कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं और गवर्नमेंट किस तरह से ये जो इम्पॉर्टेंट राइट है, बेसिक राइट है हर इंसान का, एक हेल्दी जीवन जीना, उसे किस तरह से हमारे तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकती है। साथ ही हमने पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के डिफरेंस को भी जाना था, और लास्ट में हमने 2 केस स्टडीज भी पढ़ी थी। वन इज अबाउट केरला एंड अदर वाज कोस्टा रिका। ये होगी थोड़ी सी क्विक रिवीजन ऑफ अवर फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। राज्य सरकार किस तरह से काम करती है। गवर्नमेंट क्या है ये हम ऑलरेडी चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। हमने जाना कि गवर्नमेंट क्या है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसीजन लेती है हमारी तरफ से। गवर्नमेंट बहुत टाइप की हो सकती हैं, मेनली 2 टाइप्स की हमने देखी थी, एक डेमोक्रेसी और एक मोनार्की। डेमोक्रेसी में हमने जाना था कि जो लोग हैं वो खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, या तो वो खुद अपने लिए डिसीजन लेते हैं, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी या तो लोग खुद अपने लिए फैसला लेते हैं, तो वो हो गई डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरी हमने देखी थी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जिसको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी कहा जाता है ना। सो दैट वाज अबाउट गवर्नमेंट। साथ ही हमने देखी थी मोनार्कियल। मोनार्की भी 2 टाइप्स की हमने देखी थी, एक हमने देखी थी एब्सोल्यूट, एक हमने देखी थी एब्सोल्यूट मोनार्की, और दूसरी हमने देखी थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑफ एब्सोल्यूट। और दूसरी देखी थी कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल जिसमें आपके पास एक कमेटी होती है जिससे आपको डिस्कशन करके ही कोई फाइनल डिसीजन लेना होता है। मोनार्की तो हो गया जहां पे क्वीन किंग का रूल हो। एब्सोल्यूट मोनार्की होगी जहां पे आपके पास ग्रुप तो है जो आपको एडवाइस करेगा, बट वो ग्रुप की जो एडवाइस है वो आप पे बाइंडिंग नहीं है, आप कंपल्शन नहीं है आप उनकी बात को माने। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होती है, जैसे यूके में है या कनाडा में है, वहां पर कैबिनेट होती है, और जो भी हेड डिसीजन लेता है, किंग या क्वीन, वो कैबिनेट से अप्रूवल होना चाहिए, है ना। उनकी जो अप्रूवल है जरूरी है, उनकी अपनी एरिया ऑफ पावर होता है, और क्वीन और किंग का अपना एरिया ऑफ पावर होता है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट कि गवर्नमेंट है क्या। अब हमने इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, ठीक है। हाउ डज द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, ठीक है। सो जस्ट अ सेक। सो हियर इट इज हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। तो हमने जब
क्लास 6 में भी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, तो हमने जाना था कि गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल पे काम करती है, ठीक है। एक होता है सेंटर लेवल, एक होता है स्टेट लेवल और एक होता है लोकल लेवल, ठीक है। सेंटर के लेवल पे हो गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए, आपने सबने वोट दिया होगा अपना, ठीक है। पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए, लोकसभा के जो इलेक्शन हुए, ठीक है। सो दैट वाज ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट में जो सेंटर में रूल करेंगे। देन आता है स्टेट, क्योंकि फॉर द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ईज ऑफ रूलिंग, हमारे पूरे देश को, क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़ा है, उसे बहुत से स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, बहुत से स्टेट्स एंड यूटीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो उन स्टेट्स में गवर्नमेंट होती है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, केरला की, हिमाचल प्रदेश की, हरियाणा की, ठीक है, तो इंडिविजुअल गवर्नमेंट। फिर फर्दर स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे जगहों पे ऑन द बेसिस कि किस तरह की इकोनॉमी में वो है, या तो रूरल एरिया जिसे हम कहते हैं ग्रामीण इलाका, या फिर अर्बन एरिया जिसे हम कहते हैं शहरी इलाका। तो रूरल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायत होती है और अर्बन एरियाज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसके बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। आज हमें जानना है कि ये जो इंटरमीडिएट लेवल पर है, मिडिल टर्म पर जो है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, वो किस तरह से काम करती है। तो इस चैप्टर में जो सिचुएशन बताई गई है, वहां पे एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे बहुत से लोग डायरिया से मरते हैं, और जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बेड्स की कमी हो जाती है, और फाइनली जो लोग हैं, फाइनली लोग प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाते हैं आउट ऑफ द जो कहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, एमएलए के ऑफिस के बाहर, ठीक है। अब हमने ये जानना है कि एमएलए के ऑफिस के बाहर क्यों, एमएलए क्या है। सो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या आप कहें एक तरह से पार्ट होते हैं। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हिंदी में कहते हैं विधानसभा, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में के जो मेंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, इसका काम होता है, इसका क्या काम है? इसका काम है कानून बनाना, टू मेक लॉज। स्टेट की जो भी कंडीशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन, वेरियस नेसेसिटीज, हेल्थ है, सर्विसेज है, वेरियस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वाटर सप्लाई, इन सब से रिलेटेड जो भी कानून बनाने हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठते हैं? एमएलए बैठते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये जो एमएलएज हैं, इन एमएलएज को कौन चुनता है ना? Who elects them? तो देखिए, ये जानिए कि हमारे जो एक स्टेट होती है उसे बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। एक पर्टिकुलर स्टेट को डिवाइड किया जाता है बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी एक छोटा सा एरिया समझ लीजिए, जैसे एक पूरे देश को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट स्टेट्स में, उसी तरह से एक स्टेट को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, पर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हर एक रिप्रेजेंटेटिव, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। जैसे इसमें आपकी एग्जांपल दी गई है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, ठीक है। उसे डिवाइड किया गया है 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आप ये ध्यान रखें कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह से डिवाइड की जाती है कि हर एक इंसान के वोट को इक्वल वेटेज मिले,
ऐसा ना हो कि इस तरह से पूरे स्टेट को डिवाइड किया जाता है कि इक्वल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी पाई जाए। ठीक है, कि अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1 लाख या 10,000 पॉपुलेशन है, तो हर एक में 10,000 हो, पर 10,000 एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जा रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से उसमें डिवाइड किया जाता है। और अगर कुछ इलाका है जहां पे कम है तो उन दोनों को मर्ज करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाती है। ठीक है, ताकि जो हर एक पर्सन है उसके वोट की इक्वल वेटेज हो। आप देखिए, सपोज कीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर 1,000 पॉपुलेशन है। ठीक है, ये 1,000 लोग मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं। वहीं दूसरी जगह 1 लाख पॉपुलेशन है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वहां पर भी वो एक रिप्रेजेंटेटिव ही चुन रहे हैं। अब बताइए, एक रिप्रेजेंटेटिव 1,000 एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव 1 लाख, किसके वोट की ज्यादा वैल्यू है? यहां पर, जहां पॉपुलेशन कम है। तो इस चीज को जो है अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, क्योंकि आप देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन तो डिफरेंट होती है ना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी इस हिसाब से बनाई जाती है कि पर जो रेशियो रहे रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलेशन की वो सिमिलर आए। ठीक है, ओके। सो हिमाचल प्रदेश में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए चुना जाता है, यानी कि टोटल एमएलए कितने हो गए? 68 एमएलए। ठीक है, अब आप ये जानते हैं रिसेंटली भी जैसे इलेक्शंस हुए आपने देखा कि टोटल जो हमारी लोकसभा की सीट्स है वो कितनी है? 552 है। 2 जो थी वो दैट इज अबाउट एंग्लो इंडियन, जो कि रिसेंटली ही खत्म कर दी गई है। तो 550 आप लें, तो 550 में से जो हाफ से ज्यादा होंगी वो जो है मेजॉरिटी में होंगे और वो सरकार को बनाएंगे। उसी तरह से अगर 68 सीट्स हैं तो जो पर्सन, जो पार्टी, जिस पार्टी को गवर्नमेंट बनानी है उसके पास कितनी सीट्स होनी चाहिए? शुड बी मोर देन 34, है ना। 34 से ज्यादा अगर उनके पास सीट्स हुई तो दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो मेजॉरिटी उन्हीं के पास होगी, 34 से ज्यादा होंगी तो वो मेजॉरिटी होंगे और वो गवर्नमेंट को बना लेंगे। ठीक है, तो रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, दैट इज इन द 2022 में। 2022 में जो इलेक्शंस हुए हैं हिमाचल प्रदेश में लोकसभा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के, वहां पर क्या वेटेज रही है? किसने बनाई है गवर्नमेंट? लाइक आईएनसी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने जीते थी 38 सीट्स, तो क्लियर कट मेजॉरिटी है, दैट इज मोर देन 34। ठीक है, सो भारतीय जनता पार्टी जो है उनको आए थे 27। ठीक है, तो वो रही है ओपोजिशन पार्टी। ओपोजिशन पार्टी क्या हुई? एक जिनको मेजॉरिटी मिल गई, जिन्होंने आधे से ज्यादा सीट्स जो है उनको जीत लिया है, वो रूलिंग पार्टी आ जाती है, वो सरकार बनाती है। दूसरी जो पार्टी है जो सरकार नहीं बना पाई बट बाकी सबसे ज्यादा उन्होंने सीट्स ली हैं, दैट बिकम्स द ओपोजिशन पार्टी। ठीक है, सो दैट वाज आईएनसी और ये थी बीजेपी। ठीक है, फाइन। और 3 जो थे वो वैकेंट रही थी। सो इस तरह से मैंने, एमएलए क्या होते हैं? एमएलए आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की पार्लियामेंट है। जैसे सेंटर में पार्लियामेंट कानून बनाती है, स्टेट में कानून बनाती है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके होते हैं एमएलए। एमएलए चुने जाते हैं किनके थ्रू? पॉपुलेशन, जनरल पब्लिक के थ्रू। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर इंसान जो 18 साल से ऊपर है वो एमएलए चुनता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, एक एमएलए खड़ा होता है। जो पार्टी मेजॉरिटी लाती है वो फाइनली गवर्नमेंट बनाती है। क्लियर है? क्लियर है स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है? ठीक है, सो दैट इज अबाउट। अब स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में ये तो हमने जाना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो तो हो गई आपकी, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो तो हो गई आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली बोल रहे हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कानून बनाने की बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। अब कानून बना दिया है तो उसको इंप्लीमेंट भी करना है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है। तो एग्जीक्यूट कौन करता है? स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो होता है सीएम। कौन होता है? सीएम। अब सीएम कहां से? अब आपने तो ये देखा कि
सारे तो एमएलए चुने गए, सीएम तो चुना ही नहीं गया। सीएम कौन होगा? तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, उसके जितने भी एमएलए होते हैं वो अपने में से ही एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं एज अ सीएम। सीएम को आप डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, इट इज नॉट इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। आप सिर्फ एमएलए इलेक्ट करते हैं, उन्हीं में से एक पर्सन को एमएलए जो है, रूलिंग पार्टी जो है, सीएम इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, क्योंकि उसने मेजॉरिटी बनाई है, उसकी सरकार है, तो वो अपने में से चुनते हैं सीएम को। तो सीएम इज द एग्जीक्यूटिव हेड, और इनको ओथ दिलाते हैं, जो शपथ दिलाते हैं, दैट इज गवर्नर। सो क्या क्या हो गया स्टेट गवर्नमेंट में, क्या क्या चीजें आती हैं? ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट में, इज इट विजिबल? ओके, स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पहले आपकी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली, देन देयर इज सीएम, और होते हैं गवर्नर। अगर आप उसको इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट विल बी ऑन द हेड, ठीक है, गवर्नमेंट टॉप पे होते हैं। अब आपको ये देखना है, लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे मेंबर किए जाते हैं इलेक्ट, है ना, एमएलए इलेक्ट। अब सीएम जो है इन्हीं में से चुना जाता है, लेकिन जो गवर्नर है वो इलेक्ट नहीं होता है। गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड, इट इज अपॉइंटेड, ही इज अपॉइंटेड, ये अपॉइंट किया जाता है। और इसे कौन अपॉइंट करता है? इसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अभी आप इनकी पूरी जो ऑफिस है, क्या टर्म्स रहती हैं, क्या इनकी पॉज हैं, कैसे इनको रेम्यूनरेशन मिलता है, वो सब आप डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट दिस इज जस्ट अ जिस्ट कि स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या ऑफिस होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। सो टॉप पे आता है गवर्नर, जो कि प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चुना जाता है, ठीक है, अपॉइंट होता है, इसे इलेक्ट नहीं करते, इज अपॉइंटेड। सेकेंड आ गया आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एक हाउस है जो कानून बनाता है, उसमें मेंबर्स होते हैं, उसमें उतने ही मेंबर्स होते हैं जितनी की उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। हर मेंबर को उस स्टेट के सिटीजन चुनता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। चुने हुए एमएलए जो भी रूलिंग पार्टी के होते हैं, जो भी मेजॉरिटी के होते हैं, वो अपने में से चुनते हैं सीएम को, जो कि वर्क करता है एज अ एग्जीक्यूटिव हेड। एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब जो भी कानून बनाए जाएंगे उनको एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना की जिम्मेवारी जो होती है सीएम की। अब जब स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई है कि डायरिया की सिचुएशन, डायरिया डिजीज का आउटब्रेक हो जाता है, तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं एमएलए के घर के बाहर, तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली में उनसे क्वेश्चन किया जाता है, तो दे आर बाउंड टू आंसर। अगर ओपोजिशन पार्टी उनसे सवाल पूछती हैं कि क्यों ऐसी सिचुएशन है, क्यों लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, क्यों अभी तक इस डिजीज पे कंट्रोल नहीं पाया गया है, ये ऐसे सारे सवाल ओपोजिशन पार्टी पूछती है, और जो रूलिंग पार्टी है दे आर बाउंड टू आंसर। और अगर वो आंसर ना करें और आप कहें संतोषजनक आंसर ना करें और प्रॉपर स्टेप्स ना उठाए उस चीज को कर्टेल करने के लिए, तो उनके अगेंस्ट जो है मोशन लाया जा सकता है, जिसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं, उसे गिराया भी जा सकता है, सरकार को गिराया भी जा सकता है। यही तो ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, कि जो इंसान, जो भी रिप्रेजेंटेटिव जिनके द्वारा वो चुना गया है, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए काम करता है, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरता है, तो वो बार बार उसे ही लोग जिताते हैं और वो बार बार रूल करता है। अदरवाइज आपने देखा होगा बहुत से स्टेट्स में सरकारें बदलती रहती हैं, क्योंकि लोग अपने उम्मीदवारों को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि वो उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते, जैसा वो चाहते हैं वैसा काम नहीं करते, जैसा वादे वो करते हैं वैसा वो काम नहीं कर पाते। फाइन, सो दैट इज अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। तो एक्चुअल में हमने जो देखा है कि इसमें एक्चुअल जो अथॉरिटी है वो किसके पास है ना, स्टेट्स का हमने देखा, ये सब हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। देन वी फाइंड आउट कि किस तरह से एमएलए चुने जाते हैं और असेंबली में डिबेट्स भी होती हैं। फाइन, ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टोरीज। ओके, सो वर्किंग का भी बताया कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, टाइम टू टाइम ये बताती रहती हैं कि किस तरह से वो क्या क्या स्टेप्स ले रही हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द
वेरी स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए वो किस तरह से काम कर रही हैं, उन सब के जो स्टेप्स हैं वो बताती रहती हैं. सो अपनी बातों के बारे में लोगों को अवेयर करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट. साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट. अब जैसे हमने जाना ना कि एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो है सीएम, है ना, सीएम. अब लेजिस्लेटिव असेंबली में सपोज स्कीम बनी है हेल्थ से रिलेटेड या एजुकेशन के रिलेटेड, तो उसे इंप्लीमेंट किसने करना है? स्कीम बनाई, एक बिल लाया गया, स्कीम लिखी गई, पहले उसका एक ब्लूप्रिंट सॉर्ट ऑफ तैयार होता है, फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है. जब उसको जितने भी लोग प्रेजेंट है उसकी मेजॉरिटी से वो बिल पास हो जाए तो वो एक कानून बन जाता है. अब उस कानून को इंप्लीमेंट भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है, तो सीएम एग्जीक्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट. ठीक है, अब डिपार्टमेंट में कौन हेड्स होंगे? सिविल सर्वेंट्स. सेंट्रल लेवल पे आप देखें तो आईएएस. जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, जितनी भी स्कीम्स बनाई जाती हैं, उनको इंप्लीमेंट करना, लोगों तक पहुंचाना ही तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का काम है. तो स्टेट सिविल सर्विसेज में तहसीलदार्स होते हैं, बीडीओज होते हैं, वेरियस अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं. उन सब का काम यही है कि जितने भी फैसले लिए गए हैं सीएम के ऑर्डर के थ्रू उनको एग्जीक्यूट कराना. हेल्थ डिपार्टमेंट होगा, है ना, और इनके अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे. अब सीएम है वो अपनी एक कैबिनेट बना लेते हैं. ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट होगा. हेल्थ डिपार्टमेंट होगा तो उसका हेड होगा हेल्थ मिनिस्टर, है ना. एजुकेशन मिनिस्टर होगा, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का मिनिस्टर होगा, साइंस एंड टेक का मिनिस्टर होगा. तो हर एक चीज के होते हैं और उनके अंडर आता है दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. सो मिनिस्टर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून बनाए जाते हैं, मिनिस्टर उनको एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट्स. ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे अब हेल्थ की प्रॉब्लम का एग्जांपल इसमें दिया गया है, तो सवाल पूछा जाता है दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर से और दैट मिनिस्टर इज बाउंड टू आंसर. ठीक है, वो उनका जवाब देते हैं. उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी रिक्विजिट स्टेप्स हैं उनको वो लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को अवेयर भी कराते हैं. फाइन. सो इन सब में अगर आप देखेंगे एक्चुअल जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? अथॉरिटी का क्या मतलब है? एक्चुअल अथॉरिटी है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, क्योंकि सवाल वहां पूछे जा रहे हैं, हर मिनिस्टर बाउंड है उसका आंसर देने के लिए. ऑपोजिशन पार्टीज भी पूछती हैं क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, क्यों स्टेप्स नहीं उठा रहे, क्यों लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही. और लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन है? लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए हैं. और एमएलए किसने चुने हैं? एमएलए चुने हैं पब्लिक ने. तो एक्चुअल अथॉरिटी किसके पास है? इट इज विद द पब्लिक. ठीक है, एक्चुअल अथॉरिटी पब्लिक है. पब्लिक की बातों की सुनवाई नहीं होगी, उनके नीड्स की फुलफिलमेंट नहीं होगी, तो वो एमएलए को नेक्स्ट टाइम नहीं चुनेंगे. एमएलए को नहीं चुनेंगे तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं बैठ सकते. नेक्स्ट टाइम द गवर्नमेंट विल बी चेंज्ड. तो एक्चुअल अथॉरिटी लाइज विद पब्लिक. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट का हमने देख लिया पूरा सेटअप, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेटिव का मतलब है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का मतलब है उस कानून को लागू करना. लेजिस्लेटिव में आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. कुछ कुछ स्टेट्स में, हमारे देश में कुछ कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ ही पाई जाती हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी. आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि कितनी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं हमारे देश में. ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जिसको कहते हैं विधान परिषद, है ना, जैसे राज्यसभा होती है, ठीक है, बट मोस्टली ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में देयर इज लेजिस्लेटिव असेंबली. अब लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होते हैं एमएलए जो कि चुने जाते हैं पब्लिक के थ्रू वाया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. एग्जीक्यूटिव हेड में होता है सीएम जो कि होता है रूलिंग पार्टी का, दैट इज इलेक्टेड अमंग फ्रॉम द एमएलएस. एंड द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज गवर्नर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और एग्जीक्यूटिव वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट विच इज रन बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज. ठीक है, और एक्चुअल अथॉरिटी जो है दैट इज लाइव विद द पब्लिक.
सो दैट इज इट अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। इतना ही सब मेंशन है हमारे इस चैप्टर पे। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।